नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आइए, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, प्राइवेट लाइफ। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। बाहर संसार का बेकार शोर उठ रहा था और बंद खिड़की की दरारों से कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने चाहा कि वह खिड़की खोल दे, पर फिर बंद छोड़ देना ही बेहतर समझा। उन्हें वे चप्पलें उसके मुंह पर दे मारी और पागलों की तरह चीखे, बताओ यह कहाँ से आई। चाची सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके मन में छाए घने स्यापे को कुछ भेद नहीं पा रहा था। यह क्यों बताएगी। मैं अभी रस्तोगी को बुलाता हूँ, वह बताएंगे यही इसके सामने। तब देखते हैं कैसे घूरती है। रस्तोगी मकान मालिक थे। 5 महीने के अंदर ही अंदर 5 महीनों के अंदर ही अंदर भरते चले गए थे। अब जब मौका मिला तो टूटे बांध की तरह फट पड़े। 5 महीने वह भी छिपा गई थी कि उसने यह बरसाती ले ली है और हॉस्टल छोड़ दिया। तनख्वाह का 1/4 से कुछ अधिक किराए में लुट जाता था, पर वह उसे मंजूर था। वह अपने घर की तमन्ना बहुत तीव्र कर चुकी थी, जिसे वह अपनी पसंद से सजा सके, जहां वह अपने दोस्तों को बुला सके, एक भरी पूरी जिंदगी के लिए। बरसाती के कण कण पर उसने अपने व्यक्तित्व की छाप लगाई थी। खुद डिजाइन किए केन फर्नीचर से सुसज्जित किया था। छत पर बोनसाई के पेड़ एकत्र किए थे। रसोई में लकड़ी के बर्तन भर दिए थे। गैस, सेकंड हैंड फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, सब के लिए जगह बना ली थी। दोस्तों का आना जाना चल निकला था। उसे मालूम था उन्हें भी, चाची को भी यह कभी गवारा नहीं होगा कि वह अकेली घर बनाकर रहे। ऐसे ही उसके मन में सैकड़ों मलाल थे। वह उसे नौकरी करने से नहीं रोक पाए थे। शादी के लिए उसे किसी तरह राजी नहीं कर पाए थे। पहाड़ की तरह उसकी उम्र हो रही थी, पर वह उसे इज्जत से बसर करने को तैयार नहीं कर पाए थे। वह उनके लिए खटकता कांटा बन गई थी। एक सीमा तक वह बदलते जमाने के साथ चलने में एतराज नहीं करते थे। इसकी सखियों में एक मुसलमान भी थी। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर हर बात की हद होती है। वह तो जैसे कहीं भी रुकने को तैयार नहीं थी। कितनी भी उसकी रस्सी ढीली छोड़ो, वह खूंटे से और दूर होना चाहती थी। और आज तो जैसे उसने रस्सी ही तोड़ दी थी, उसके विश्वास को गहरी ठेस पहुंचाई थी। एक बरसाती में अकेली बिना बताए 5 महीने से रह रही थी, और वह आदमी, ये चप्पलें। दुख से वे तिल मिला उठे। अड्डा चलाए और हम चुपचाप देखें। वह चुप रही। क्या उसने कोई नासमझी की थी, जो खुद ही चाची को अपनी बरसाती के बारे में बता दिया था। पर अपना नाम पता छिपा कर भी जिया जाता है क्या, वह भी अपने ही घर वालों से। फिर छिपाए क्यों। उसका भी तो हक है जीने का, जिंदगी को समझने का। यह कैसे हो सकता है कि जीने को गुनाह मान, खुद को गुनाहगार समझ सबसे कतराती फिरे। पर उन्हें यह सब बेबुनियाद बकवास लगी। आग में हाथ डालकर आग को नहीं पहचाना जाता। जब उसने भी जोश में जवाब दे दिया था, गाड़ी के नीचे न आ जाएं, इस डर से सड़क पर ही न निकले, यह कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। वे बिलबिला उठे, किस कदर ढीठ होती जा रही है। कोई इससे कुछ न कहे, बस इसे आज़ाद छोड़ दे, यह जो चाहे करती रहे। वे चुप ही नहीं हो पाए थे। अलग अकेले रहने की क्या जरूरत पड़ गई। हॉस्टल में कौन सी कमी है। हर सहूलियत है, इज्जत है, सुरक्षा है, कोई देखने वाला है। यही तो वह कह रही थी। किसी देखने वाले की जरूरत नहीं है। उसकी दिनचर्या तय करने वाला कोई और नहीं होगा। वे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े थे। यह जरूरी होता है। हमारे समाज में लड़की हमेशा किसी की निगरानी में रहती है। पहले बाप, फिर पति, फिर बेटा उसकी देखभाल करता है। पर मैं अपनी देखरेख खुद करूंगी। उसे लगा जैसे जिल्लत है जो ऐसी बात को सबक देने पड़ रहे हैं। जैसे कहना पड़े, मुझे रातों को सोने का इख्तियार है। तुम कितनी अच्छी तरह करोगी वह तो मैं देख रहा हूँ। वे उफनते ही चले गए। खानदान की आबरू से खिलवाड़ कर रही हो। हमारे समाज में लड़की बहुत बड़ी हस्ती होती है, देवी होती है। उसकी इज्जत हल्की फुल्की नहीं होती, बहुत संभल कर चलना होता है। हर कदम फूंक कर रखना पड़ता है। लड़की के पलक झपकने का भी मतलब लगाया जाता है। इज्जत सबसे मूल्यवान वस्तु है। हाँ, उसे मालूम था वह कम बोलना
और कम नज़र आना जो लड़की की इज्जत बनाता है। उसके बचपन में वे उसे भी और माँ को भी निरंतर सुनाते थे, ऐसे ही रहो, किसी को पता न चले कि घर में कोई है। उसने कहना शुरू किया, जिसे आप इज्जत समझते हैं उसे मैं अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती मानती हूँ। बकवास मत करो। वे चीख उठे, बेवकूफ़ हो, समझती नहीं। उसने उनके कांपते हाथों को देखा, उनके बूढ़े तमतमाते चेहरे को देखा, उनकी आंखों में कट्टरपन की लौ देखी। उसकी सारी बातें उन्हें बनावट लग रही होंगी, बड़ी बड़ी किताबों से रटी हुई। उसने शांत स्वर में कहा, मैं अपने ढंग से जीना ठीक समझती हूँ। आप समझ सकते हैं तो यहाँ रहिए, ज़बरदस्ती तो मैं समझा नहीं सकती। मैंने तो यही चाहा था कि आप भी मेरे जीवन में शरीक हों, पर मेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं। मेरे व्यक्तित्व की, मेरी प्राइवेट लाइफ की आपको कदर करनी ही पड़ेगी। आपको अच्छा नहीं लगता तो चले जाइए। उनके बदन में सनसनी फैल गई। यह मजाल। उन्होंने लपक कर उनकी बाँह जकड़ ली। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। डुप्लीकेट चाबी उठाकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जाते जाते बोली, देखिए, है तो यह मेरा ही घर। आप अच्छे से रह सकते हैं तो ठीक है, तोड़ फोड़ मचाना है तो चले जाइए। वह खुद पर जब्त न कर पाई। यू कैन गेट आउट, यह कहकर वह चली गई। वे पागल हाथी की तरह चक्कर काटने लगे। यह कैसे हो सकता है? अपना खून है, उसे हर हाल में बचाना होगा, आखिरी दम तक उसके पीछे जाना होगा। उसका दिमाग फिर गया है, अपने को सबको बर्बाद करके रख देगी। ऐसे ही क्षण की रस्तोगी को तलाश थी। साहब, हमारे संग चाय पीजिए। रस्तोगी बैंक में काम करते थे। उनकी एक पत्नी और 4 लड़कियां थी। जैसे तैसे उन्होंने यह घर बना लिया था और ऊपर के 2 कमरे किराए पर उठा दिए थे। सिगरेट शराब का बंदोबस्त इस तरह हो गया था, बीवी बेटियों की खातिर उन्होंने वह किया जो बिरले करते हैं। अकेली औरत को बरसाती दे दी। उन्हें लगा था कि वे दिन भर बैंक में रहते हैं, घर पर सब अकेले होते हैं, किराएदार कोई शांत महिला होगी तो अच्छा ही रहेगा। यह लड़की पास ही एम्बेसी में ट्रांसलेटर थी, पढ़ी लिखी थी और भले खानदान की दिखती थी, ठीक ही रहेगी। पर अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उनकी भी मोहल्ले में कोई इज्जत है। यह तो सच है कि इस उम्र पर भले या बुरे घर की लड़की अकेली हो तो हर समझदार इंसान के मन में प्रश्न उठना चाहिए। रस्तोगी मन ही मन कुढ़ने लगे। किस तरह कुछ करे, सूझ ही नहीं पा रहा था। यह लड़की है या कुछ और? छत पर बैठकर आदमियों के संग सिगरेट पीती है, खुलेआम। 9 वर्ष पर रस्तोगी को शराब की दुकान पर मिल गई थी, बियर खरीद रही थी और वह काले चश्मे वाला फिरंगी आए दिन उसके घर में घुसा रहता है। 2 रात वहाँ ठहरा भी था, शायद हवाई अड्डे से सीधा आ गया था। उसके सूटकेस पर आलितालिया एयरवेज की चिप्पी लगी हुई थी। देखिए साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करता हूँ, पर बुरा न मानिए, लड़कियों को इतना आधुनिक होना ठीक नहीं। 10 तरह की बातें होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी भी लड़कियां हैं। हाँ साहब, इसीलिए बोल रहा हूँ, बुरा न मानिएगा, आप बड़े आदमी हैं। यहाँ इस घर में बैठकर सिगरेट पिए, सिगरेट, बियर, फिरंगी। उनके सिर पर जुनून सवार हो गया था। आप निश्चिंत रहिए, कुछ महीनों की थी तब से मेरे साथ है, मेरा खून है, मैं देख लूँगा, इन्हीं हाथों से 4 टुकड़े कर दूँगा। हमारे यहाँ लड़कियाँ किसी के सामने नहीं आती हैं, उन्होंने उसे चिंगाड़ कर कहा था। किसी को अपना स्पर्श नहीं करने देती, बाप तक को नहीं। सच कह रहे थे। जब उसने सड़क पार करते वक्त बचपन में उनका हाथ थाम लिया था, तब उन्होंने कहा था कि लड़कियों को अपनी माँ का हाथ पकड़ना चाहिए। उसके मन में यादों का अंबार फूटा। वह छोटी लड़की जिसको देखकर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा था, अब तुम बड़ी हो रही हो, वह बेइज्जत हो गई थी। वे उस पर आरोप लगा रहे थे। उसे अपने बदन पर शर्म आ गई। तब वह फ्रॉक पहनती थी। उन्होंने एक दिन चाची को डांट दिया और उसे फ्रॉक के नीचे पैंट पहनवा दी, पूरी टांगों को ढकती हुई। शायद उसके व्यक्तित्व ने बढ़ना बंद कर दिया। जिस दिन उसका बदन बढ़ने लगा, हमारे यहाँ नारी को बहुत ऊंचा आदर्श है,
उसे अपने आप को सबसे दूर रखना है, बदन को चादर में लपेट के रखना है। वह शर्म से सिमटती चली गई थी। जितना ही उसका बदन बढ़ रहा था उतनी ही वह सिकुड़ गई थी। उसका सारा अस्तित्व उन उभरते गोलों में जाकर समा गया था। उसकी सारी चेतना, उसके जीवन भर की चेष्टा उन गोलों को छिपाने में लग गई थी। मानो सारी दुनिया उनकी भूखी है और उसकी सारी जान उनमें समा गई हो। जब शाम ढले गाड़ी एक गांव के पास पंचर हो गई थी तो वह भयभीत हो उठी थी। उन्होंने ड्राइवर को भेजकर गांव वालों को पहिए की मरम्मत करने के लिए बुलवाया। दबे स्वर में उससे कहा कि चुपचाप पीछे की सीट पर लेट जाओ। वह घबराकर चाची की गोद में दुबक गई थी और चाची ने उसे दोहर से ढक दिया था। आदमियों की भारी भारी आवाज़ें उसके कानों में असह्य युग तक गूंजती रही थी। फिर खुदा के फजल से गाड़ी चल पड़ी थी। वे भी सोचते होंगे, न जाने क्या कमी रह गई उनके सिखाने में, क्यों यह सब सवार है इस पर जो अपने अस्तित्व को अपने बदन से अलग देखने लगी। इतनी आज़ाद ख्याल हो गई है। वे अपने आप को कोसते रहे जो उसे इस नई तालीम का भागीदार बनाया। तभी बड़े बूढ़े कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। उन्होंने उसे बहुत अकेला छोड़ा। उन्हें पता नहीं चला कि उसके दिमाग में क्या आकृतियाँ घर कर रही हैं। एक बार उन्होंने उसे स्कूल की किताब में छिपाकर प्रेम कहानी पढ़ते पकड़ा था। उस पर बिगड़े भी थे। हमारे यहाँ लड़कियाँ सब कुछ देर से जानती हैं, वे पवित्र होती हैं। फिर कभी उन्होंने सिमोन दी बुआ की किताब जो वह पढ़ रही थी हमेशा के लिए छिपा दी थी। चाची से कहा भी था कि अकेले मत छोड़ा करो, कोई गलत चीज़ न सीखने पाए। उसे वह दिन याद भी आया जब वह छांट कर मीठे अमरूद लाई थी और बचपन की एक छलांग लगाकर उनके दफ्तर में कूद आई थी। तब उन्होंने बहुत ज़ोर से डांट दिया था क्योंकि वह 13 वर्ष की थी और पतली सी नाइटी पहने अंदर आ धमकी थी टाइप बाबू के सामने। तब भी उन्होंने कहा था, हम किसी को अपना बदन नहीं देखने देते, दूर से नमस्कार करके अंदर चले जाते हैं। उनके सिमटे हुए बचपन ने झुककर चलना सिखा दिया, अपनी ही काया पर शर्मा कर सबसे कतरना सिखा दिया। सबकी नज़र के डर ने उसे सन्नाटे में रहना सिखा दिया। पर वह तो बचपन की बात थी, बौने बचपन की। सन्नाटे में भी न जाने कहाँ से सोच की चिंगारी दबी पड़ी थी। अनजाने में झोंके आते रहे और आग भड़क उठी। जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने उनके हर नियम का, हर आदर्श का उल्लंघन कर दिया। वे कहते थे वह बेशरम हो गई है, वह कहती थी वह स्वाभिमानी हो गई है, वह कहती थी वह एक जिस्म से इंसान बन गई है, वे कहते थे वह इंसान से गंदा जिस्म बन गई है। कोई और शब्द नहीं बचा तुम्हारे लिए। गिर गई हो, नीच औरत बन चुकी हो, पागल दुराचारी, अपने इस बूढ़े चाचा चाची की मौत बन गई हो। यहाँ जहाँ सब कपड़े पहन के घूमते हैं वहाँ निर्वस्त्र घूमोगी। वे चिल्ला पड़े, आप चले जाइए। उसके मुंह से दृढ़ स्वर निकला, मेरी अपनी राह है, इस उम्र में मुझे अपने हिसाब से जीने का हक है। आपको मेरे ढंग नहीं रुचते तो आप जा सकते हैं। उस वक्त वो चले गए, पर जाकर वे रोते रहे, चाची को दुत्कारते रहे। वह भी रोई थी अपनी 30 वर्ष की नाकामी पर, अकेली होकर, समाज में इज्जत न पाने की लाचारी पर, आदमी न होकर उसी तरह जीने की चाह की लानत पर। जीवन का मंचलापन वह कबूल करे, यह हक उसे नहीं था। नई दिशाओं, नई मंजिलों की तलाश उसके लिए नहीं। और अगर खुली हवा के थपेड़े लग ही गए तो हमदर्दी करने वाला कोई नहीं। यह कौन मानेगा कि उसका भी जीवन पूछ पूछ कर नहीं आता। याद है हर इतवार को बरसातियों के वे इश्तेहार देखना। किसी ने फ़ोन पर मना कर दिया, किसी ने उसके पीछे नज़र फेंकी, आप अकेली, माफ़ कीजिए, और किसी ने कानून गिनाने शुरू कर दिए। रात को कोई आदमी मेहमान न हो, शोर न हो, मिलने वालों की लिस्ट बना दीजिए। फिर रस्तोगी ने बिना कुछ कहे सुने उसे बरसाती दे दी। वैसे उनकी बीवी पूरी कोशिश करती कि कुछ जान पाए। कभी सिगरेट पैकेट देकर उसकी आंखें फैल जाती, कभी किसी आदमी की झलक पाकर। और तो और जैसे ही वह अपनी डाक देखने सीढ़ी से उतरती, वह भी धम धम अपनी डाक जांचने उतर जाती, मानो दरवाजे की ओट में बस उसी की ताक में बैठी रहती हो।
चिट्ठियाँ उठाते हुए पूछती, आपके माँ बाप ने आपकी शादी नहीं की? मैंने नहीं की। उसे थोड़ा गुस्सा आता। सो तो ठीक है, रस्तोगी जी सोचती होंगी, एक आध ऐसी ही रह जाती है, पर फिर यह रंगरलियाँ कैसी, यह सजने धजने की धुन कैसी, यह मिलने मिलाने का शौक कैसा। हाँ साफ है, बात साफ है, या तो लकीर पर चलो या ठस्से से चलो। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथ में चूड़ियाँ, इतराओ अब या संन्यास ले लो। बस इज्जतदार औरतों के लिए यही दो रास्ते हैं, इनके अलावा सब रास्ते तीसरा रास्ता है, उल्टाओं का। उसकी भी जिद हो गई कि दबंग बनूंगी, किसी को फुसलाने की कोशिश नहीं करूंगी। अब अज्जू भैया रहने आए और खत की पेटी के पास मकान मालकिन पूछ बैठी, कौन आए हैं? बड़ी तैयारियां हैं। तो उसने मेहमान कहकर मुंह फेर लिया। इन इज्जत के भूखों की कुड़न बढ़ती गई, पर अब खेल का वारा न्यारा उनके बूते का बन चुका था। रात 9 बजे फिरंगी उसे संगीत सम्मेलन में ले जाने आया तो रस्तोगी जी जो अपने अतिथि के लिए खड़े होते थे, सरपट सरपट दौड़े कि कहीं मेहमान ऊपर तशरीफ ले जाने का इरादा न बदल दे। जीने का दरवाज़ा खोल आए। ऊपर वे बैठे थे स्तब्ध। वह उठी, मैं देर से लौटूंगी, और चली गई। उन्हें मानो लकवा मार गया। सुन, कोई पुराना तजुर्बा हो तो सूझती, कैसे निपटाएं इस पर हर तरह लड़की आंख मिलाकर चल दे उस लफंगे के साथ। नहीं, चुप नहीं बैठ सकते, किसी हालत में नहीं। वे दांत पीसकर गुर्राए थे। बूढ़ा हूँ पर यह न समझो बेकार हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा, इस देश में आना भूल जाएगा, एक हड्डी साबुत नहीं बचेगी। वे हाथ मलते रह गए, तब पत्नी के पैरों पर गिरे और उन्हें साथ लेकर फिर आए। अचानक आधी रात को, यह मैं क्या सुन रही हूँ? चाची रोने लगी। उसने समझाने की कोशिश की, चाची सबका हक है, सबकी प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ? उनकी चीख गले में अटकने लगी थी। सुनती हो, अब यह प्राइवेट लाइफ चलाएगी, देख रही हो धंधा। और सन से वे चप्पलें उसके कान को रेतती हुई दीवार से टकराकर गिर गई। किसकी हैं ये चप्पलें? पूछो। बताओ रस्तोगी जी, 1 मिनट आइए, देखिए हमारी पत्नी बूढ़ी हैं, लंगड़ी हैं, चल नहीं पाती, परेशान होकर आई हैं। आप बताइए क्या होता है यहाँ? वह ठगी सी बैठी रही। रस्तोगी ने उसके सामने आए खत सामने रख दिए, उसके नाम आए खत सामने रख दिए। पूछो इससे, पूछो इस शायद बेजार रातों का जिक्र कर दिया हो या उसकी कमर के तिल को याद किया हो। उसने देखा वहीं उसके सामने बर्बरता से सबकी उसकी अतड़ियाँ बाहर खींची जा रही थी। आदमी जानवर होता है, भूखा भेड़िया। वह औरत की इज्जत नहीं करता, उसे खाता है। उसे दिख रहा था वही उतना ही जो उन्हें दिख रहा था। पता नहीं अब भी वे नंगी तस्वीरें देखते हैं कि नहीं। तब उनके तकिए के नीचे अक्सर फिरंगी पत्रिकाएं पड़ी रहती थी, जिनमें जिस्मों की नुमाइशें थी, आदमियों के खाने के लिए। पत्रिका का अगला पन्ना खुल गया, जो हमेशा खुला रहेगा, जो निरंतर उन्हें दिख रहा होगा। उस पर वह होगी उनकी भद्दी निगाह। पर उसकी आंख झुक गई। रस्तोगी उठकर चले गए थे। गंजे सिर और खिचड़ी मूछों वाले सज्जन ने अपने डगमगाती इज्जत मोहल्ले में संभाल ली थी। चाची, चाची तो पैदा ही हुई थी रोते हुए। वे गुस्से और शर्म से कांप रहे थे। हमारी लड़कियां पवित्र होती हैं, वे सब कुछ देर से जानती हैं। हमसे कहती हैं निकल जाओ, हम तुम्हें निकालेंगे। रस्तोगी तुम्हें धक्के मारेगा। उसे लगा वह 30 साल की बालिग नहीं, एक अधमरी चिड़िया है। प्राइवेट लाइफ? वे दहाड़े, प्राइवेट लाइफ क्या मतलब? इंसान की अपनी निजी जिंदगी, जिसमें बहुत से मिले जुले तत्व हैं, शांति, काम, अकेलापन, दुकेलापन, दोस्त, रोमांस। नहीं, प्राइवेट लाइफ का मतलब है व्यभिचार। इसलिए अकेले रहना था। इसलिए इसलिए क्या क्या करती है वह? जग भर का हक है कि जाने किससे कितनी दूरी से बात किया करती है, किसे चूमती है, होठों पर या उंगलियों पर। उसे लगा उसने इज्जत से जीना चाहा, अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की थी। उसे लगा अभी इसी वक्त एक बलात्कार हुआ है उसकी इंसानियत पर, उसकी बालिग अहमियत पर। बचपन में उसका अस्तित्व उसके जिस्म के एक हिस्से में सारी जान, सारा जुनून लेकर बस गया था। वहीं उसकी इज्जत समा गई थी। उसे लगा उसका अस्तित्व उसके जिस्म से फिसल कर जमीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय दोस्तों।